अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शक्ल नदर और आप देख रहे हैं टाक फैक्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में कुछ बोन्स के नाम्स वगैरह और उसके कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि हमारे पास मसल्स होते हैं कैसे हैं और कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है कि मसल्स किस सेल से बनते हैं, जिसको हम कहते हैं मसल सेल। सही है, क्या कहते हैं हम उसको? मसल सेल। मसल सेल हमारे पास कैसे होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमारे पास आम सेलों की तरह हमारे पास उस सेल में एक मेम्ब्रेन होती है और उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर एक दूसरी भी लेयर मौजूद होती है जो उस सेल को प्रोटेक्ट करती है। सही है, ऐसे उस लेयर को हम कहते हैं एंडोमाइसियम और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। सही है, अब आप देख लें यहाँ पर थोड़ा चेंज है जिसकी वजह से मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या कहा मैंने? यहाँ पर हमारे पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बस ये मैंने जैसे ही बना लिया है, लेकिन आप देख लें बस। तो सबसे पहले ये है कि इस लेयर को हम यानी दूसरे सेलों में अगर देखें तो कहते हैं इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। सही है, इस मसल सेल में हम इसका नाम सिर्फ चेंज करेंगे लेकिन फंक्शन उसका सेम ही है। सिर्फ नाम चेंज करेंगे, इसका नाम होगा सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसका नाम चेंज हो गया। सही है, इस लेयर को, और दूसरी लेयर है उसका नाम है एंडोमाइसियम। और जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये दो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आर यानी रफ, और एंडोप्लाज्मिक बस रेटिक्यूलम, आप समझ जाएंगे। तो ये रफ़ क्यों होता है? क्योंकि इसके पास अब अगर देखते हैं तो आप हमारे पास एक रफ़ कापी होती है। सही है, जिसको हम गंदा भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। रफ़ यानी गंदा, उसके ऊपर प्रोटीन्स पड़ी रहती हैं, यानी ये रफ़ है, इस पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन स्मूथ वो होता है जिस पर कोई चीज़ ना हो। तो इस स्मूथ यानी जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका नाम इस सेल में यही रहेगा कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका नाम चेंज होकर हमारे पास बन जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, उसके बाद हमारे पास आम सेलों में होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम इस में क्या नाम देंगे? सेल में, मसल सेल में हम इसको कहेंगे सार्कोप्लाज्म। ओके, तो ये हो गया एक सेल स्ट्रक्चर यानी मसल सेल का स्ट्रक्चर। तो ऐसे जो सेल है मसल सेल, वो हमारे पास 2 या 4 मिलाकर हम लिखें तो मैं बना देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो मैंने ये बना लिया है। सही है, ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल दारी, इसको हम कहते हैं, ये सेल्स हैं जो मैंने एक बनाया था, वो अभी मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। यानी ये जो सेल है, एक ये सेल था, ऐसे मैंने 4 सेल एक जगह पर रखे और उसके ऊपर एक लेयर होती है मसल सेल में। सही है, 4 अगर सेल एक जगह आ जाएं तो उसको हम कहते हैं फेसिकल यानी हमारे पास ग्रुप हो सेलों का, ग्रुप ऑफ मसल सेल्स, क्योंकि ये मसल सेल है, ग्रुप ऑफ मसल सेल
ग्रुप ऑफ मसल सेल, हाँ तो ग्रुप ऑफ मसल सेल सही है, क्योंकि ये एक ग्रुप है। 4 या 4 से कम या 3 हो या 4 हो तो इसको हम मिलाकर कहेंगे ग्रुप ऑफ मसल सेल, इसको हम कहते हैं फेसिकल। अब आपने देखा कि हमारे पास सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन थी जिसको हम कह रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। तो ज़ाहिर बात है इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है फेसिकल बाहर, उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। तो सबसे पहले ये बता देंगे, ये पेरीमाइसियम इसको यानी प्रोटेक्ट वगैरह करती है, ये भी प्रोटेक्ट ही करती है, यानी ये सेलों का मजमा है, मसल सेल्स। ये मसल सेल्स मैंने आपको दिखाया कि अंदर से कैसे होता है, और ऐसे ही सेलों का मैंने चार सेल उठाए और एक लेयर में बंद किए, उस लेयर का नाम है पेरीमाइसियम। और इस 4 सेल बंद को हम नाम देते हैं, जैसे होता है ना कि 4 सेल्स या 4 सेल्स के 4 सेल से ज़्यादा हम अगर आप आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास एक नया यानी मिलेगा, एक सिस्टम मिलेगा जिसको हम कहते हैं टिश्यू। तो अगर हम इसको मिलाएंगे 4 सेलों को तो यहाँ पर हमारे पास टिश्यू ही बनेगा, लेकिन हम उसका नाम क्या रखेंगे, फेसिकल। यहाँ पर नाम्स की कुछ चेंजिंग है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये फेसिकल कहलाता है, सही है। इसके बाहर जो लेयर होती है पेरीमाइसियम। और अगर दूसरी बात याद रखें, और अगर आपके पास ऐसे फेसिकल, मैं अंदर से नहीं बना रहा बस, सही है, ऐसे फेसिकल अगर आपके पास आ जाएं 2 या 3 बल्कि 3-4, सही है, तो उसके बाहर भी एक लेयर बनेगी और उसको हम कहेंगे मसल बंडल, सही है, मसल बंडल हम इसको कहेंगे। और मसल बंडल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एक फेसिकल का मजमा है, टिश्यू यानी बहुत सारे टिश्यू बनकर हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं, तो ये मसल बंडल बन गया, सही है, ये भी एक ऑर्गन ही है। तो हमारे पास ये कि फेसिकल मिलकर बना गए मसल बंडल, और इसके बाहर भी एक खाल होगी जिसको हम कहेंगे प्रोटेक्टिव लेयर होगी, जिसको हम कहेंगे एपीमाइसियम, सही है। तो ये था कुछ स्ट्रक्चर जो हम बताना ज़रूरी था मसल्स के बारे में। तो अभी हम चलते हैं मसल कंट्रैक्शन कैसे होती है। सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं मसल कंट्रैक्ट करवाने के लिए। सबसे पहला जो मैं ज़रूर बताऊंगा कि नर्व इम्पल्स तमाम लाजमी होती हैं, ये चीज़ बिल्कुल लिख लें अपनी कॉपी में। नर्व इम्पल्स नहीं आएंगी तो कंट्रैक्शन कैसे होगी और रिलैक्सेशन कैसे होगी। यानी नर्व इम्पल्स कहाँ से आती है, हमारे पास ब्रेन के मदद से। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरी चीज़ है एटीपी, सही है। एटीपी एक एनर्जी है जो कहाँ से आती है, हमारे पास जो 2400 घंटा हमारे पास ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, किस चीज़ में, सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन होगी तो फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, अगर नहीं होगा ऑक्सीजन तो हमारे पास लैक्टिक एसिड बनेगा जो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, CO2 प्लस H2 प्लस ATP। ATP कहाँ जाएगा, मसल को कंट्रैक्ट करवाने में। तीसरी हमारे पास चीज़ आती है कैल्शियम आयंस। ये 3 जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, ये बहुत लाजमी होती हैं हमारे पास, क्योंकि अगर ये चीज़ें 3 नहीं होगी तो हमारे पास एक भी चीज़ इसमें से कम हुई तो हमारे पास नर्व इम्पल्स कम हुई तो हमारे पास सिग्नल नहीं आएंगे, तो कंट्रैक्शन नहीं होगी। अगर ATP नहीं होगी तो कंट्रैक्शन होने की ताकत नहीं होगी, क्योंकि ATP की वजह से ही हमारे पास कंट्रैक्शन होती है। और अगर हमारे पास कैल्शियम आयंस नहीं होंगे तो हमारे पास एक सिग्नल नहीं जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास कंट्रैक्शन होती है।